नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं युद्ध के एक महीने। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 29वें दिन भी जारी है और इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की की पहली बार अंग्रेजी में एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने दुनिया के लोगों से यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी को रूस को रोकना होगा, दुनिया का ये युद्ध रोकना चाहिए, स्वतंत्रता मायने रखती है। अपने घरों में, दफ्तर से बाहर निकलिए, यूक्रेन का साथ दीजिए। उधर रूस ने अपने यहां पर यूक्रेन युद्ध को लेकर एक फेक न्यूज फैलाने के आरोप में गूगल न्यूज सर्विलांस को बैन कर दिया था। वहीं नाटो ने दावा किया है कि जंग में 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है और वहीं पर रूस ने 2 मार्च के बाद आधिकारिक मौत का आंकड़ा भी नहीं दिया है। रूस ने कहा है कि 2 मार्च तक उसके 500 सैनिक मारे गए थे। वहीं रूस ने यूक्रेन की मानवीय स्थिति को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ड्राफ्ट पेश किया है। भारत के ने एक बार फिर से तटस्थता की नीति को कायम रखते हुए वोटिंग से परहेज किया है। भारत समेत 13 देशों ने इस ड्राफ्ट पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चीन और रूस ने इसका सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल रूस की नाराजगी के डर से यूक्रेन को जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाइसेस देने से इनकार कर दिया है। वहीं नाटो ने यूक्रेन को न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले से बचाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भेजने की भी बात कही है। तो युद्ध का 1 महीना पूरा हो चुका है और यूक्रेन तबाह हुआ है इन 1 महीने में, लेकिन रूस को भी उसने बर्बाद करके ही छोड़ा है। भारत का रूस की तरफ से कोई समर्थन नहीं है। एक बार फिर तटस्थता की नीति करते हुए तो आपको बता दें कि रूस को बर्बाद करके कहीं ना कहीं छोड़ा गया है। रूस युद्ध के 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में कितनी तबाही हुई है, क्या कुछ देखने को मिला है, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सौरभ जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि 1 महीना युद्ध का पूरा हो चुका है और उसके बाद जो तबाही 1 महीने में देखने को मिली है, मतलब जो चीजें पहले थी और अब 1 महीने में कितनी तबाही जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। अंशुल, फिलहाल इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं उन तस्वीरों से जाहिर है कि यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है और तहस नहस हो चुका है। अब जेलेंस्की जिस यूक्रेन पर शासन करना भी चाहते होंगे, उस यूक्रेन में शासन करने जैसा कुछ बचा नहीं है। तस्वीरों से स्पष्ट है कि यूक्रेन में तबाही का ऐसा मंजर छाया हुआ है कि उसे पाटने में और पुरानी स्थिति में वापस पहुंचने में कई दशक लग जाएंगे और उसके बावजूद भी पहले जैसी स्थिति हो पाए, ये बहुत मुश्किल है। अब ये तस्वीर आखिर बनी क्यों? इस तस्वीर को बनने के पीछे मैं जो मानता हूं वो कारण केवल और केवल जेलेंस्की की जिद रही है। और यूक्रेन क्या है, यूक्रेन कहां से अलग हुआ, यूक्रेन का जन्म कैसे हुआ, हमें इतिहास में जाने की जरूरत है। आखिर यूक्रेन भी रूस से ही निकला है। और रूस क्या चाहता था, पुतिन क्या चाहते थे? पुतिन अपनी सुरक्षा चाहते थे। और एक बहुत पुरानी कहावत है और भारत में कही जाती है आमतौर पर कि पड़ोसियों से संबंध हमेशा बेहतर बनाए रखने चाहिए, क्योंकि वक्त जरूरत पर पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं। अब रूस के पड़ोस में यूक्रेन, और यूक्रेन रूस से संबंध बेहतर ना बनाकर अमेरिका से संबंध बेहतर बनाने की जुगत लगा रहा था। अब ऐसे में खामियाजा उठाना कोई अलबेली बात नहीं, अंशुल। बिल्कुल सही अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, तो उन परिस्थितियों के अनुसार मैं जेलेंस्की को एक चौपट राजा के अलावा और कोई दूसरी उपाधि नहीं दे सकता, क्योंकि जनता का इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका, क्या ये एक सवाल ये भी है, क्या अमेरिका ये चाहता है कि युद्ध खत्म हो? अगर अमेरिका ऐसा चाहता है तो दूसरा सवाल ये भी होना चाहिए कि क्यों हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं लगातार जेलेंस्की के समर्थन में?
क्योंकि जब तक हथियार पहुंचते रहेंगे नाटो देश की तरफ से, तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा और युद्ध इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और ये लेकिन सौरभ जी, जिस तरीके से जेलेंस्की की अगर बात करें, अंग्रेजी में पहली बार उन्होंने युद्ध को रोकने की अपील की है। बहुत सारी बातें उन्होंने इस अपने वीडियो संदेश में यहाँ पर दी है। तो जब जेलेंस्की खुद चाहते हैं युद्ध रोका जाए, तो फिर युद्ध रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, जेलेंस्की पहले भी कई बार ये जाहिर कर चुके हैं कि वो बातचीत के पक्ष में हैं, लेकिन बातचीत की शर्तें क्या होंगी, जेलेंस्की को स्वीकार भी होंगी वो शर्तें या नहीं स्वीकार होंगी, या कई बार इस मामले में ये भी बात उठती रही है कि क्या भारत इसमें मध्यस्थता कराए या और कोई देश मध्यस्थता कराए। तो मध्यस्थता होगी तो कैसे होगी, जब जेलेंस्की रूस की शर्तें या यूं कहूं कि पुतिन की शर्तें मानने के लिए तैयार होंगे समझौते की, तब मध्यस्थता होगी, या फिर पुतिन जेलेंस्की की बात मानने के लिए तैयार हो, तब ये मध्यस्थता के जरिए ये युद्ध रुकेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि पुतिन तैयार होंगे। अब सरेंडर करना चाहिए तो जेलेंस्की को करना चाहिए, और जेलेंस्की को एक साफ, सीधा और स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि वो समर्पण के लिए तैयार है, तब कहीं जाकर जन हानि रुकेगी और धन हानि रुकेगी। अन्यथा ये स्थितियां और भी ज्यादा खराब होती जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इतने दिन हो गए, युद्ध शुरू है, युद्ध जारी है, लेकिन फिर भी किसी अन्य देश ने क्यों इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर नहीं किया। इसका कारण बड़ा ही स्पष्ट है, अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट करेगा इस युद्ध में तो बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा, और भारी खामियाजा रूस को कितना होगा ये तो अलग बात है, क्योंकि रूस तो स्वयं अभी युद्ध लड़ रहा है। ये अलग बात है कि वो यूक्रेन की जमीन पर युद्ध लड़ रहा है, इसलिए नुकसान यूक्रेन का ज्यादा हो रहा है। और अगर रूस किसी अन्य देश पर हमला करता है, क्योंकि रूस के पास में हथियारों की कहीं कोई कमी नहीं, वो केवल रूस की दुश्मन यूक्रेन की जनता नहीं है, केवल जेलेंस्की की नीतियां हैं, जेलेंस्की का शासन है। अगर जेलेंस्की का शासन शर्तों को मान लेता तो शायद ये गंभीर स्थिति नहीं होती। आज आप देखिए कि यूक्रेन के अंदर मैं कहूंगा कि गृह युद्ध जैसी स्थिति भी निर्मित होती जा रही है। कारण ये है कि जिन अपराधियों को रिहा किया गया है, जिन अपराधियों को हथियार थमाए गए हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो राष्ट्र के नाम पर युद्ध लड़ रहे होंगे? खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनियां भी ऐसे मौके पर निकाली जा रही हैं। दूसरी एक अहम बात कि यूक्रेन में रहने वाले जो रूसी भाषाई हैं, जिनकी भाषा रशियन कुछ मिलती जुलती है, और जो बरसों बरस से यूक्रेन में ही रह रहे हैं, उनमें और यूक्रेन के अन्य लोगों में एक दरार पैदा हो गई है, और एक दूसरे से वो लोग लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। तो अंतरकलह बहुत भारी है, भुखमरी बहुत भारी है, और आम जनता इसमें पिस रही है, बहुत बुरी स्थिति का सामना कर रही है इन शासन की लड़ाइयों के बीच, युद्ध के बीच और तनाव के बीच। इस टकराव को रोकने के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द जेलेंस्की कोई ऐसा संदेश दें जिससे कि शांति का रास्ता निकले, क्योंकि आखिरकार जेलेंस्की को ही संदेश देना पड़ेगा, और जब तक वो कोई ऐसा संदेश नहीं देंगे जिससे कि शांति हो, तब तक इसी तरह तबाही मचती रहेगी। ये बहुत दुखद है, और इसमें सबसे ज्यादा हानि आम जनता की हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। बिल्कुल। अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप सर, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा यही है कि जंग के 1 महीने हो चुके हैं, क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? क्या और आगे चलेगा, या जो तबाही हुई है उससे और ज्यादा तबाही होने की संभावना है? अंशुल जी, जिस तरह से परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं अब, इससे तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध और लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि नाटो देश, यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन, वो जो है, और इवन यूक्रेन, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और कहीं भी समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आज ब्रुसेल्स में 3 महत्वपूर्ण संगठनों की मीटिंग है, जिसमें G7 है, यूरोपियन यूनियन है और नाटो है। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट मीटिंग।
और उसमें देखिए क्या डिसीजन है ये। लेकिन जिस तरह से ये हथियारों की सप्लाई, जिस तरह ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर अंदर, उस तरह से तो लगता नहीं है रुक जाएगा। क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट यूक्रेन के ऊपर का कब्जा तो हो गया एक तरह से, बिकॉज द वॉर इज बीइंग फाइटिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज इन द लैंड ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की भूमि पर लड़ाई हो रही है और जो तबाही हो रही है यूक्रेन की ही हो रही है मैक्सिमम। यूक्रेन के आम नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जो इनके जो सोल्जर्स हैं, और जैसे भी दुबे साहब बता रहे थे कि जिस तरह इनके जो अपराधी लोग थे उनको भी जेलों से रिहा कर दिया है टू रशियन सोल्जर्स, तो वो बिल्टअप एरिया में छुटपुट लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि रशियन जिस तरह से बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस तरह से उनकी जो फिजिकल जो यू कैन से जो उनके एसेट्स हैं उनकी तबाही हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल्स को खत्म करना इन बड़े हथियारों से संभव नहीं है। उसके लिए मैन टू मैन फाइट होनी जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि रशियंस अभी तक उससे बचते आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब तक फिजिकली लड़ाई नहीं होगी, मैन टू मैन कॉम्बैट नहीं होगा, जब तक आप उस फिजिकली कब्जा नहीं कर पाएंगे उसकी राजधानी पे, या उसकी जो गवर्नमेंट की सीट है वहां पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। और यदि इस तरह की काइंड ऑफ इंसर्जेंसी या गृह युद्ध की स्थिति जैसी बन रही है, तो ये हो सकता है कि अब इस तरह लग रहा है कि ये 6 महीने 1 साल तक भी चल सकती है। यू डोंट नो। अब डिपेंड करता है कि नाटो कंट्रीज आज की मीटिंग के बाद क्या एक्शन लेते हैं। यदि उन्होंने कोई फिजिकली अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया या फिजिकली इन्वॉल्व हुए रशिया के साथ, तो फिर रशिया भी मजबूर हो जाएगा अपने एटॉमिक वेपन्स को यूज करने के लिए। और यदि रशिया ने एटॉमिक वेपन यूज किए तो डेफिनेटली नाटो या दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन यू कैन नॉट अवॉइड दिस थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो कहने का तात्पर्य है फिलहाल की स्थिति देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कर रहा है नाटो कंट्रीज से इनको जो हथियारों की सप्लाई हो रही है, और रूस भी किसी हद तक मजबूर हो चुका है और बड़ी मतलब यू कैन से और बड़े वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है इस मीटिंग के बाद, जो नाटो की मीटिंग चल रही है आज ब्रसेल्स में। बिल्कुल। अमरदीप सर, रूस तो जिस तरीके से रूस ने हमला किया और उसके बाद ये जो युद्ध की स्थितियां यहाँ पर साफ देखने को मिल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन तो तबाह हुआ ही हुआ, लेकिन उसने रूस को भी बर्बाद करके छोड़ा। इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, युद्ध में किसी को फायदा नहीं होता। युद्ध से दोनों पार्टीज को नुकसान होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, ताकतवर पक्ष हो या कमजोर पक्ष हो, दोनों को ही नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि रशिया को नुकसान नहीं हो रहा। रशिया की जो फोर्सेज हैं वहां पे डायरेक्ट मतलब दे आर इन वॉर जोन, तो उनका भी नुकसान हो रहा है, वॉर मशीनरी का भी नुकसान हो रहा है। उसके अलावा जो यू कैन से जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, लगातार आप उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, तो उसका भी नुकसान हो रहा है। और जिस तरह सैंक्शंस वगैरह रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, हालांकि रशिया उनको मारने को तैयार नहीं है और उनको जूझ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स नुकसान तो हो ही रहा है। ये तो नुकसान तो होना मतलब यू कैन नॉट अवॉइड दिस थिंग। नुकसान तो होगा ही, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो, कितना ही ताकतवर देश हो, कितने ही देश के साथ लड़ाई करे, तो लॉस तो डेफिनेटली होना है। उसके अलावा रशिया की बहुत सारी जो रूटीन एक्टिविटीज है, रूटीन प्रोडक्शन है, वो भी तो उन पर भी तो असर पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है असर खाली रूस पे भी नहीं, लेकिन से उसके पूरे देश मतलब पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह क्रूड ऑयल की जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आगे आगे, तो इसका इम्पैक्ट तो सभी पे आता है। और जो वार में डायरेक्ट तो है, चाहे वो ये और रशिया पर भी इम्पैक्ट आ रहा है, रशिया को भी नुकसान काफी पड़ रहा है। बिल्कुल। सौरभ जी, यूक्रेन फोर्सेस ने रूस को पीछे धकेला है, ये भी कहा जा रहा है। इस बात में कितनी सत्यता आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जंग विभिन्न मोर्चों पर लड़ी जा रही है। अब जंग के दौरान जरूरी नहीं
कि हर मोर्चे पर सैनिक आगे ही बढ़ता रहे। कई सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कुछ समय विशेष के लिए पीछे भी हटना पड़ता है और कोई दूसरा रास्ता तलाश कर आगे भी बढ़ना पड़ता है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। अगर देखा जाए तो समर्थ है एक तरह से रूस की सेना, और रूस की सेना इतनी समर्थ है, लेकिन जो छापामार युद्ध है, छापामार युद्ध यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, उसमें खासी हानि उठानी पड़ रही है रूस के सैनिकों को। और जो एक भाव जेलेंस्की ने वहां की आवाम में जागृत किया है, विद्रोही स्वभाव, उस विद्रोह के भाव के कारण आम लोग भी रूसी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। और ऐसे हमलों में रूस को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें रूसी सैनिकों को मालूम नहीं होता कि उन पर घात लगाकर कहां से कब हमला कर दिया जाएगा। और ऐसे में उनके सामने लड़ने के लिए सेना तैयार नहीं होती, बल्कि आम लोग कहीं से भी अचानक हमला कर देते हैं। उसमें जरूर थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है रूसी सैनिकों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि रूस को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। रूस वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं है। रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अपने पक्ष में परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वो कितना इसमें कामयाब हो पाता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं कि रूस को भी अफगानिस्तान जैसे की तरह, जैसे अफगानिस्तान से नाटो सेना वापस लौटी, यहाँ से वापस लौटना पड़े और रहकर हमलों का सामना जरूर करना पड़ेगा रूस की सेना को, क्योंकि एक विद्रोही स्वभाव वहां की कुछ लोगों में जागृत हो चुका है। एक जनता का एक बहुत बड़ा समूह है, वो रूस के खिलाफ है। और रूस के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि रूस की आवाम भी पुतिन के खिलाफ है। नवेल्नी को जेल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसा बताया जा रहा है कि भले ही अदालत के जरिए नवेल्नी को जेल भेजा गया हो, लेकिन रूस में नवेल्नी क्यों विपक्षी को इस तरह अचानक ऐसी स्थितियों में जेल जाना पड़ा, तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है। अंचल, बिल्कुल। अमरदीप सर, भारत का रूस को समर्थन नहीं है, मतलब जिस तरीके से अभी फिर से वोटिंग और ये सारी चीजें होती है, उसमें भारत के साथ साथ 13 और ऐसे देश हैं जिन्होंने इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जो तटस्थता भारत ने अभी तक अपना रखी है, ये कितनी सही है और इसके आगे परिणाम क्या दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि भारत न्यूट्रल हुआ रखा है, तो क्या आगे हो सकता है इसको लेकर? देखिए, अमेरिका जो क्वाड कंट्रीज हैं, they are trying that India should participate, India should go against Russia, लेकिन उसका इम्पैक्ट भारत पर नहीं पड़ा है। और ये बहुत, मैं कहूंगा कि भारत के लिए और भारत ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि भारत ना तो रशिया को सपोर्ट कर रहा है उस तरह से देखा जाए तो, और ना ही वो अमेरिका को या यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो न्यूट्रल रहने में ही भारत की भलाई है। और यदि इनडायरेक्टली देखें तो भारत का पार्टिसिपेट ना करना ये इनडायरेक्टली रूस को सपोर्ट भी है। और जिस तरह रूस भारत का बहुत पुराना साथी रहा है और समय समय पर रूस ने भारत की बहुत मदद भी की है, चाहे वो 71 की लड़ाई हो या उसके अलावा यूएनओ में कई बार जो है रशिया ने भारत का सपोर्ट किया, तो उस तरह भारत का एक फर्ज भी बनता है अपनी उस दोस्ती का हक अदा करने का। तो उसके अगेंस्ट में जाके भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी न्यूट्रल रहने से क्या है कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो भी एक ठीक कदम है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत यदि तटस्थता बनाए रखे हुए है तो ये अच्छी बात है, और भारत की एक स्ट्रॉन्ग विदेश नीति को दर्शाता है। इस सबके बावजूद भी भारत जो है वो क्वाड का पार्ट बना हुआ है, और अमेरिका ने भी अभी तक भारत के खिलाफ कोई इस तरह का ना तो बयान जारी किया है, ना ही कोई सैंक्शन वगैरह की कोई बात की है। तो कहने का तात्पर्य कि भारत का कद अपने आप में काफी बड़ा है, और बाकी विश्व के देशों को मालूम है कि भारत की क्या पोजीशन है, और अकॉर्डिंगली भारत जो है अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति पर जो है काम कर रहा है। और उस तरह से मतलब भारत को ये फायदा ही है, नुकसान इसमें कुछ नहीं है।
बिल्कुल। तो लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की की अगर बात की जाए, जेलेंस्की ने पहली बार अंग्रेजी में दुनिया से अपील की है युद्ध को रोकने की, तो रूस जो है वो अभी रुक नहीं रहा है। तो सवाल मेरा हालांकि ये सौरभ जी से था, लेकिन आपके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि अपील एक तरीके से यूक्रेन कर रहा है और रूस जो है वो युद्ध को थाम नहीं रहा है? देखिए, जेलेंस्की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन देखो इतनी सारी मीटिंग्स हुई हैं, उस मीटिंग्स को तो कहीं सपोर्ट करना चाहिए था, कहीं ना कहीं कुछ समझौते की तह पे तो आना चाहिए था। लेकिन वो तह पे न आके रशिया को बाई फोर्स, या वो चाहता है कि दूसरे देश जो है वो इकट्ठे होकर रशिया के ऊपर इतना प्रेशर बनाए कि रशिया रुक जाए, जबकि रशिया रुकने वाला नहीं है। ही नोज, जेलेंस्की नोज कि पुतिन के इरादे बहुत साफ हैं, और वो जब तक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर लेगा वो रुकेगा नहीं, या फिर जो रशिया की जो कंडीशंस हैं, जो शर्त है, उन कंडीशंस को वो पूरा करे तभी वो रुक सकता है। और ना ही उसकी सपोर्ट के लिए कोई नाटो कंट्री उस तरह फिजिकली वहां पे आने को तैयार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जेलेंस्की गिरा तो हुआ है। देखिए, आप ये समझिए कि जैसे हमारा देश है, रशिया, सॉरी अपना दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, अब दिल्ली पे कैप्चर ना हो पाए, बाकी सारी जगह तो रशियन फैले हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि कीव पर कब्जा नहीं हो पाया, उसकी जो कैपिटल, जो सीट ऑफ कैपिटल है, उस पर कब्जा नहीं हो पाया, लेकिन उसके चारों तरफ तो रशिया फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे यूक्रेन पर रशिया का कब्जा है, एक्सेप्ट कि वो पावर वाली सीट, या जो वहां पर जो गुरिल्ला वॉर जो उसके सोल्जर्स कर रहे हैं, या आम जनता के कुछ लोग कर रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी यूक्रेन पर पूरी तरह से रशिया का कब्जा है। रशिया, यूक्रेन के पूरे आसमान पर जो एयर स्पेस है उसके ऊपर रूस का कब्जा है, और रूस जो है वो फिजिकली, उसके सोल्जर्स फिजिकली इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं रशिया की तरफ से, कोई बयान नहीं आया है कि कितने सोल्जर्स हताहत हो गए या कितनों को मार दिया। सिर्फ और सिर्फ ये नाटो और यूक्रेन का जो है प्रोपेगेंडा वो चल रहा है कि हमने रशिया का इतना नुकसान पहुंचा दिया, इतने जहाज गिरा दिए, 15,000 सोल्जर्स। 15,000 सोल्जर्स थोड़े होते हैं। यदि 15,000 सोल्जर्स यदि शहीद हो जाते वहां पर, तो रशिया का तो बहुत बड़ा नुकसान होना था और रशिया को पीछे हटने को मजबूर हो जाना पड़ता। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है जो है, क्योंकि जो रशिया जो है वो अपनी वॉर मशीनरी को यूज कर रहा है, इक्विपमेंट को यूज कर रहा है, वो मिसाइल से हमला कर रहा है। सोल्जर टू सोल्जर फाइट तो अभी तक बहुत ही कम जगह पे हुई है। तो रशिया इज गोइंग स्ट्रांग, और रशिया झुकने वाला नहीं है। जेलेंस्की की इस जो ह्यूमन क्राई जो मचा रहा है, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रशिया पे नहीं आने वाला। अब देखिए, जो ये नाटो की मीटिंग है, इसमें ये क्या डिसीजन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। सौरभ जी, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि जिस तरीके से भारत का उसको समर्थन नहीं है, एक तटस्थता पर भारत जो है वो कायम है अपनी विदेश नीति को, आप इसे कह लीजिए या जो भी है, तो जिस तरीके से भारत अभी बना हुआ है, जो स्थितियां भारत ने भी बना के रखी है, ये कितनी फायदेमंद साबित होगी आगे जाके? अंशुल, प्रत्यक्ष तौर पर निश्चित रूप से भारत का रूस को समर्थन नहीं है, और युद्ध को भारत कभी भी समर्थन नहीं करता आया है। युद्ध के पक्ष में भारत कभी भी नहीं रहा है। इस युद्ध में भी शुरुआत से लेकर अभी तक शांति की अपील भी भारत ने की है। पर एक दूसरा जो मामला है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लागू किए रूस पर जी, लेकिन वही रूस 27% अप्रोक्सीमेटली छूट के साथ क्रूड ऑयल और ईंधन देने के लिए भारत को तैयार हुआ, और भारत ने भी सहमति जता दी। जबकि अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी, तो भारत भी यहाँ पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सब अपने हित के हिसाब से फैसले लेते हैं, और भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र नीति रही है। चाइना भी हाल में तारीफ कर चुका है, पाकिस्तान में ने भी तारीफ की कि भारत की विदेश नीति निश्चित रूप से बेहतर है, भारत बैलेंस करके चल रहा है। क्योंकि जहां रूस के साथ हमारे संबंध बेहतर है, दूसरी तरफ अमेरिका से भी बेहतर है। अब ऐसे में बयानबाजी का दौर भी जारी है, और बयानबाजी ऐसी हो रही है, चाहे ब्रिटेन की तरफ से हो, चाहे जॉनसन की तरफ से हो, या बाइडेन की तरफ से हो, कि उकसाया जा रहा है वो बयानबाजी के जरिए बिल्कुल कि आप हमारे पाले में आ जाइए और उनके दुश्मन बन जाइए। लेकिन भारत बहुत संयमित बहुत संयम के साथ जो है तारीफ की जानी चाहिए भारत की। बिल्कुल
और बहुत संयम के साथ भारत भारत जो है वो अपना काम कर रहा है और निश्चित तौर पर ही जब सारी चीजें अभी देखने को मिल रही हैं, भारत बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक जो है अपनी जगह बना के रखा हुआ है। बहुत ही धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकालकर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। हम यहाँ पर बात कर रहे थे, युद्ध का 1 महीना पूरा हो चुका है। यूक्रेन तो तबाह हुआ, लेकिन रूस को भी उसने बर्बाद करके छोड़ा है। भारत का रूस को समर्थन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारत काम कर रहा है, ये आने वाले समय में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।